कितना समझ में आया लास्ट क्लास में? आ गया था? नोट्स बनाए? ठीक है, तो बताओ रेनेसां मूवमेंट क्या था? तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि पूछोगे आप। क्या था रेनेसां मूवमेंट? क्या था? रिवर्स हुआ था। उसमें मतलब जो पब्लिक थी वो पोप से क्वेश्चन करने लगी थी कि आप ही को क्यों भेजा आपने। ठीक है, और इनलाइटनमेंट क्या था? यही था। हाँ, मतलब रीजनिंग वो पूछने लगते थे कि मतलब हर चीज को पीछे क्वेश्चनिंग करते थे, तो वो इनलाइटनमेंट। देखो थोड़ा सा दोबारा करेंगे क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा था कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा करवा दिया एक दिन की क्लास में, तो थोड़ा सा बैकअप भी करेंगे फिर आगे भी करेंगे। सो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो बेसिकली इंडिया में एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर से पढ़ेंगे, या यूरोपियन कंपनीज का एडवेंट। एडवेंट मतलब अराइवल। इंडिया में यूरोपियन कंपनीज का अराइवल कब हुआ, वहां से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, और इस अराइवल में भी खास बात है कि ये जो एडवेंट हुआ था इट वाज थ्रू सी रूट, क्योंकि उससे पहले सेंचुरीज से यूरोपियंस इंडिया में ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, लेकिन बीच में किसी रीजन की वजह से वो ट्रेड बंद हो गया था, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या हुआ था? उनको बताने दो, आप लोगों ने पढ़ा हुआ क्या हुआ था? नहीं, आपका नाम क्या है? नेहा। हाँ, क्या हुआ था? पढ़ा नहीं जाके घर, मतलब तो ये इतना समझ में आ गया। एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज का एडवेंट हुआ था इंडिया में, ठीक है, थ्रू सी रूट। वहां से हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं। हाँ हाँ, वही पूछा, अब मैं उसी पे आता हूँ। ठीक है, दिस इज द मैप ऑफ वर्ल्ड, सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। तो ओल्ड टाइम में इंडिया से ये यूरोप है, दिस इज यूरोप, ठीक है, और ये एशिया है सारा का सारा। तो एशिया और यूरोप के बीच में ट्रेड टाइज बहुत पुराने टाइम से हैं। ठीक है, कितने पुराने टाइम से हैं, टाइम अननोन, की पता ही नहीं कि कब से ट्रेड हो रहा है। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि वो मैं बताऊं कि इस डेट से स्टार्ट हुआ था या इस सेंचुरी से वो स्टार्ट हुआ था। तो हमें मेन फोकस करना है इंडिया के ट्रेड के ऊपर, इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड। तो इंडिया से नेबरिंग स्टेट जाते हैं पाकिस्तान, जो कि पहले इंडिया का हिस्सा था। पाकिस्तान से इधर वी कैन मूव टू अफगानिस्तान, ठीक है, और वी कैन मूव टू ईरान। मतलब पाकिस्तान से डायरेक्ट भी ईरान में जा सकते हैं, और पाकिस्तान से अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से ईरान भी जा सकते हैं। देन ईरान के बाद तुर्की, और तुर्की के बाद यूरोप में एंट्री हो जाती है। इसीलिए तुर्की को बोला जाता है, इसका पुराना नाम तुर्की था, नया नाम है तुर्की। ठीक है, तुर्की को इसलिए बोला जाता है गेटवे ऑफ यूरोप। ठीक है, तो गेटवे ऑफ यूरोप बोला जाता है तुर्की को। ठीक है, जो छोटी छोटी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है वो एग्जाम्स में पूछी गई हैं, तो आप उनको नोट डाउन करते रहना। ठीक है, मतलब कथा की तरह मत सुनना कि मैं बताता जाऊंगा और आप सुनते जाओगे। तो जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आप उसको लिखते जाना। तो तुर्की को बोला जाता है गेटवे ऑफ यूरोप। तुर्की की कैपिटल है अंकारा। अंकारा इज द कैपिटल ऑफ तुर्की। ठीक है, तो ये ट्रेड रूट चलता था, मतलब मर्चेंट यूरोप से इस रूट से इंडिया आते थे, इंडिया से स्पाइसेस लेते थे। स्पाइसेस क्यों लेते थे? क्योंकि यूरोप नॉन वेजिटेरियन है, तो वहां पे नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए और उसको प्रिजर्व करने के लिए स्पाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे पिकल डालते हैं, अचार डालते हैं, तो स्पाइसेस चाहिए होते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए लंबे टाइम तक। तो इनको स्पाइसेस चाहिए थे, और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो सुटेबल नहीं है स्पाइसेस के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो स्पाइसेस उनको यहीं एशिया में मिलते थे, और एशिया में भी पर्टिकुलरली इंडिया और इंडिया के साउथ ईस्ट में, यहाँ पे ये
वेदर जो है, ये क्लाइमेट जो है वो सुटेबल है स्पाइसेस के लिए। ठीक है, बीच में मैंने एक वर्ड बोला वेदर। वेदर और क्लाइमेट में फर्क होता है। वेदर एक इंस्टेंट फिनोमिना है, मतलब अभी वेदर कैसा है, थोड़ी देर बाद कैसा होगा। अभी बारिश हो रही है, 5 मिनट बाद बारिश नहीं हो सकती है। ठीक है, तो वेदर चेंज करेगा इंस्टेंटली। क्लाइमेट किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के वेदर को 30 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, सो वी कैन टेल कि उस प्लेस का क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, तो जनरली हम बात करते हैं, जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो क्लाइमेट की बात करेंगे। ठीक है, तो यूरोप का क्लाइमेट सुटेबल नहीं था स्पाइसेस के प्रोडक्शन के लिए, तो स्पाइसेस उनको यहाँ से ही मिलते थे। दूसरा, टेक्सटाइल के लिए, जैसे सिल्क का प्रोडक्शन होता था इंडिया में। ठीक है, और भी कॉटन प्रोडक्शन के लिए भी ये एरिया हब है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का चाइना। ठीक है, और फिर हम हैं इंडिया, तो कॉटन भी यहीं पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कॉटन किस चीज के लिए चाहिए? टेक्सटाइल के लिए चाहिए। तो कॉटन भी लेके जाते थे वो, मतलब टेक्सटाइल अलग अलग, सिल्क लेके जाते थे, कॉटन लेके जाते थे, अलग अलग और भी फाइबर लेके जाते थे। और प्रीसियस मेटल्स यहां से लेके जाते थे यूरोप, और यूरोप से ऑब्वियस सी बात है पे करते थे बुलियंस में। बुलियन क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी मेटल। ठीक है, उसको बुलियन बोलते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म किसी भी मेटल की, तो वो वापस देके जाते हैं। ये ट्रेड सालों साल तक बहुत अच्छे से चल रहा था। रीजन कि जहां से ये ट्रेड हो रहा था, ये वाला रीजन, यहां पे एक एम्पायर का रूल था जिसको बोलते थे रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर, क्योंकि तुर्की से होके जाना पड़ता था, एंड यहां पे एग्जैक्टली एक प्लेस है आज के टाइम पे इस्तांबुल, और पुराने टाइम पे इसको बोलते थे कॉन्स्टेंटिनोपल। ये इस्तांबुल का पुराना नाम है। दिस वाज द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर। ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर की कैपिटल थी, जिसको हम बेंजेंटाइन एम्पायर भी बोल देते हैं। कुछ लोगों के लिए ये वर्ड मुश्किल होंगे क्योंकि वो लाइफ में पहली बार सुन रहे हैं ये वर्ड। ठीक है, सो धीरे 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 लगेगा कि ये जो चीजें हम कर रहे हैं वो बार बार रिपीट होंगे तो याद हो जाएगी। ठीक है, तो बेंजेंटाइन या बोलो ईस्टर्न रोमन एम्पायर की कैपिटल थी ये कॉन्स्टेंटिनोपल, और ट्रेड यहीं से होके जाता था मोस्टली। ठीक है, तो इस एम्पायर से जब ट्रेड होके जाता था तो यहां पे टैक्सेशन का सिस्टम मॉडरेट था। मॉडरेट का मतलब होता है ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, तो मॉडरेट टैक्स लेके ये उस सामान को वहां से जाने देते थे। और दूसरा, जो लुटेरे होते थे, प्लंडरर, उनसे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते थे। किसको? मर्चेंट को, जो सामान लेके जा रहे हैं उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते थे। ठीक है, और टैक्सेशन के रेट भी कम थे। तो ये ट्रेड ऐसे ही चल रहा था टू वे, कि ये लोग बुलियंस लेके आते और यहां से स्पाइसेस, प्रीसियस मेटल और कॉटन वगैरह लेके जाते। ठीक है, 1453, ठीक है, इस डेट को या इस ईयर में, नोट डेट, इस ईयर में क्या हुआ, ये पिक्चर है रोमन एम्पायर की। ठीक है, ये यहां पे है, ये पूरा का पूरा ये रोमन एम्पायर। ठीक है, इस रोमन एम्पायर को बीट कर दिया ओटोमन टर्क्स ने। रोमन एम्पायर में मोस्टली क्रिश्चियन रूलर थे,
ओटोमन टर्क जो है वो मुस्लिम रूलर थे, ठीक है। तो इन्होंने इस एम्पायर के को रिप्लेस कर दिया। 1453 में इन्होंने इनकी कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा कर लिया, उसको अपने अंडर में ले लिया, ठीक है। और लेने के साथ ही, क्योंकि रोमन एम्पायर लीनियंट एम्पायर था और रोमन एम्पायर सेंट्रलाइज था। सेंट्रलाइज का मतलब होता है जब कुछ ही पर्सन्स की चल रही होती है तो पावर को बोलते हैं सेंट्रलाइज पावर है, ठीक है। ओटोमन टर्क एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, मतलब बहुत सारे किंग थे जो अपने आप में बोलते थे कि हम किंग है, हम किंग है, हम किंग है। तो कोई एक पर्टिकुलर किंग बहुत पावरफुल नहीं था। तो ओटोमन टर्क ने रोमन एम्पायर को ओवरटेक किया। तो उन्होंने क्या किया, एक तो जो मर्चेंट सामान लेके जाते थे उस पर टैक्स बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा टैक्स कर दिया, ठीक है। मल्टीपल टाइम टैक्स लेते थे एम्पायर में, कि एक बार यहां से जा रहे हैं टैक्स ले लिया, फिर यहां से जा रहे हैं फिर किसी दूसरे ने टैक्स ले लिया, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था, ठीक है। और जो प्लंडरर थे उनके ऊपर भी कंट्रोल नहीं था, बहुत ज्यादा प्लंडरिंग होने लग गई, लूटपाट होती थी। प्लंडरिंग का मतलब होता है लूटपाट करना, ठीक है। वियर विद माई हैंडराइटिंग, खुश हो जाएंगे, लिखो ना लिखो बराबर ही बात, हमें समझ नहीं आ रहा आपने क्या लिख दिया, ठीक है। PLUNDERING, प्लंडरिंग मतलब लूटपाट करना। तो प्लंडरिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से जो ये ट्रेड चल रहा था वो फिजिबल नहीं रहा टाइम के साथ, ठीक है। तो टाइम के साथ वो ट्रेड करना फिजिबल नहीं रहा और धीरे 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 वो ट्रेड होना बंद हो गया। कहां से? लैंड रूट से। जो ट्रेड होता था एशिया में या साउथ एशिया बोल लो, दिस इज द पार्ट ऑफ साउथ एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट का साउथ पार्ट में आता है इंडिया, तो साउथ एशिया और जो यूरोप के बीच में जो ट्रेड होता था वो ट्रेड होना बंद हो गया धीरे धीरे। दीज वर द रीजन्स। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ यही रीजन से, देयर वर लॉट ऑफ अदर रीजन्स आल्सो, लेकिन हम लोग को एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ना है तो बहुत ज्यादा, मतलब प्रोफेसर बनने के लिए नहीं पढ़ना, तो हम उतना डीप में नहीं जाएंगे कि और क्या क्या रीजन थे, क्योंकि ये स्टोरी जो कई सालों में हुई थी मैंने कुछ मिनटों में बता दी कि ऐसा हुआ, ठीक है। तो हमारे काम का उतना ही है, हमने पढ़ लिया कि ऐसे लैंड रूट से साउथ एशिया पर्टिकुलरली इंडिया और यूरोप के बीच में एक लैंड रूट से ट्रेड होता था। रीजन था कि बीच में ट्रेड क्यों हो रहा था, क्योंकि एक टाइम एक जगह पे चीजों की डिमांड थी, दूसरी जगह चीजें प्रोड्यूस हो रही थी और बीच में ट्रेड करना फिजिबल था। ट्रेड रूट जो था वो इजी था, प्रोटेक्टेड ट्रेड रूट था, ठीक है। लीनियंट रूलर थे। टाइम के साथ रूलर चेंज हुए, ट्रेड करना मुश्किल हो गया, ठीक है, वो ट्रेड रूट बंद हो गया धीरे धीरे। अब जब ये ट्रेड रूट बंद हुआ उससे पहले ही यूरोप में सोसाइटी में कुछ चेंज हुए, मतलब यूरोप के अंदर यूरोप में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल चेंज आए, ठीक है। क्योंकि यूरोप में होने वाले पॉलिटिकल चेंज, सोशल चेंज और इकोनॉमिक चेंज ने हम लोगों पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डाला, तो हम उस टाइम के यूरोप के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक चेंज पढ़ते हैं। पॉलिटिकल का मतलब होता है गवर्नेंस के सिस्टम में चेंज आना, कि किसी पॉलिटी का मतलब है किसी प्लेस पे गवर्नेंस सिस्टम क्या है, तो उस सिस्टम में चेंज आया यूरोप के अंदर। इकोनॉमिक का मतलब है कि प्रोडक्शन में या कंजम्पशन में क्या चीज प्रोड्यूस होती थी या क्या चीज कंज्यूम की जाती थी और कैसे कोई चीज प्रोड्यूस होती थी, उसमें चेंज आने को बोलते हैं इकोनॉमिक चेंज। समझ में आ गया? तो कोई बोले कि इकोनॉमिक चेंज है तो मतलब समझ जाओ चेंज प्रोडक्शन में चेंज है कि क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, कितना प्रोड्यूस कर रहे थे, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, उन चीजों में चेंज आ गया है। जैसे हम आज के टाइम पे बोलते हैं कि आज के टाइम पे हम लोग बहुत ज्यादा डाटा कंज्यूम करने लगे हैं, तो एक चेंज आ गया है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो उस टाइम पे भी कुछ इकोनॉमिक चेंज हुए थे यूरोप में। सोसाइटी में चेंज आना, सोसाइटी में चेंज जनरली रिफ्लेक्ट करता है कि लोग क्या ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, किस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है वहाँ पे,
ठीक है, तो इन चीजों से सोसाइटी के चेंज को समझा जाता है कि सोसाइटी में क्या चेंज हुआ। बेसिकली हम बात करते हैं कल्चर में चेंज आने को और ट्रेडिशन में चेंज आने को। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कल्चर भी एक ऐसा वर्ड कि कल्चर क्या होता है, हमने सुना तो बहुत बार है कि कल्चर क्या है। कल्चर मतलब व्हाट वी ईट, व्हाट वी वियर, व्हाट वी स्टडी, वो सब कुछ कल्चर है, उसको कल्चर के अंदर बोलते हैं। कल्चर एक बड़ा कैनवास है जिसके अंदर सब कुछ आएगा। आप क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या सोच रहे हो, सब कल्चर के सब पार्ट है, ठीक है। तो इन सब चीजों में चेंज आने को बोलते हैं सोसाइटी में चेंज आना। तो यूरोप में उस टाइम पे पॉलिटिकल चेंज हो रहे थे, अभी पढ़ेंगे कौन से पॉलिटिकल चेंज हो रहे थे ब्रीफ में। इकोनॉमिक चेंज हो रहे थे और सोशल चेंज हो रहे थे यूरोप में, ठीक है। किस टाइम पे? जब ये ट्रेड चल रहा था उस टाइम पे भी, और ट्रेड बंद हुआ तभी भी। पहले तो ये समझो, सबसे सिंपल समझना है इकोनॉमिक क्या चेंज हुए यूरोप में। जब ट्रेड हो रहा था तो कुछ मर्चेंट थे जो ट्रेड करते थे, यूरोप से एशिया आते, सामान लेके जाते, तो वहां पे जब वो जाते थे तो उस सामान को बहुत हाई प्राइस पे सेल करते थे, ठीक है। प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता था, प्रॉफिट 100 200 200 300 गुना होता था प्रॉफिट। अब कहोगे इससे क्या होगा, उसको ऐसे समझ लो, आज के टाइम पे कोई भी कंपनी काम कर रही है बड़े से बड़ी, तो वो 20 से 25 या 15% के प्रॉफिट पे काम करते हैं। तो आप समझो कि 100% का प्रॉफिट होना तो कितनी बड़ी बात हो जाती होगी। तो नॉर्मल प्रॉफिट आप कोई भी बिजनेस करते हो आज के टाइम पे तो 15-20% का प्रॉफिट होता है, डिपेंड अपॉन आपका बिजनेस का कुछ स्केल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। छोटे बिजनेस में हो सकता है कि कई गुना प्रॉफिट हो जाए, लेकिन अगर आप स्केल आपके बिजनेस का बहुत बड़ा है, स्केल मतलब आप लार्ज क्राउड को एड्रेस कर रहे हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहां पे बहुत सारे लोगों के साथ आप इंगेज हो, लाखों लोगों के साथ, तो वहां पे आपके बिजनेस में जो प्रॉफिट निकल के आता है वो 10, 15, 20% का निकल के आता है। 20% बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे उन मर्चेंट्स के पास प्रॉफिट कितना हो रहा था? 300 गुना, 100 गुना, 200 गुना प्रॉफिट होता था, ठीक है, टैक्स देने के बाद भी। तो मतलब यूरोप में एक मर्चेंट क्लास डेवलप हो रही थी धीरे धीरे टाइम के साथ। 1 साल में नहीं हुई, 2 साल में नहीं हुई, 1 सेंचुरी में भी नहीं हुई, इसमें कई सेंचुरी लग गई उस मर्चेंट क्लास को डेवलप होने में, ठीक है। अब मर्चेंट क्लास का सबसे बड़ा फिलोसफी क्या होता है? फिलोसफी का मतलब होता है थॉट, आइडियोलॉजी। किसी की आइडियोलॉजी मतलब आप क्या सोचते हो, आपका विजन क्या है। तो मर्चेंट क्लास हमेशा से इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं कि चीजों को इन्वेस्ट किया जाए। तो उनके पास पैसा था तो पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करें, क्यों? पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो उससे और ज्यादा पैसा बनेगा। ये उनकी फिलोसफी थी, ये उनकी आइडियोलॉजी थी। तो उससे पूरी सोसाइटी में चेंज आता है, क्योंकि जब किसी प्लेस पे बिजनेस फ्लरिश करते हैं तो सोसाइटी में चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, हमारे नियर बाई का एग्जाम्पल लेते हैं, गुरुग्राम, वहां पे आईटी हब बन गया है, ठीक है। वहां पे आप 24 साल पहले चले जाओ, 2000 में कुछ नहीं होता था, ठीक है। गुरुग्राम को कोई जानता भी नहीं था, ठीक है। धीरे धीरे वो वर्ल्ड में उसको पहचान मिल गई है। क्यों? क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट आया, वहां पे कंपनीज लगी, ठीक है। तो किसी भी प्लेस का इकोनॉमिक चेंज हो जाता है अगर ऐसे फिलोसफी वाले पर्सन आ जाएं जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। क्लियर? पॉलिटिकल क्या चेंज आई यूरोप के अंदर? पुराने टाइम पे पहले तो होता था फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था? लैंडलॉर्ड और पीजेंट, या उनको सर्फ भी बोल देते थे। ये 2 क्लास होती थी। लैंडलॉर्ड मतलब जिनके पास जमीन है वो अपनी जमीन देंगे सर्फ को या फिर पीजेंट्स को, ठीक है, और वो उस पर ग्रो करेंगे। तो ये सिस्टम होता था फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम था। डिसेंट्रलाइज का मतलब कि बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड होते थे, ठीक है। किसी पर्सन के पास सपोज फॉर एग्जांपल कि 200 एकड़ जमीन है, किसी के पास 300 है, किसी के पास 100 है, किसी के पास 50 है, तो बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड होते थे। फिर धीरे धीरे वो फ्यूडल सिस्टम मोनार्की में चेंज हुआ।
मोनार्की मतलब एक फ्यूडल लॉर्ड ऐसा था जो पावरफुल ज्यादा हो गया, उसने बाकी को भी अपने अंडर में ले लिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पावर, ठीक है, तो वो किंग बन बैठा। तो फ्यूडल सिस्टम से ही मोनार्की डेवलप हुई। जहां नहीं समझ में आए वहां बता देना कि ये चीज समझ नहीं आ रही, क्या क्या बोल रहे। फ्यूडल सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जहां पे एक पर्सन के पास बहुत सारी जमीन होती थी, उसको लैंडलॉर्ड बोलते थे, ठीक है। आज के टाइम पे भी होते हैं लेकिन कम होते हैं, लेकिन पहले बहुत ज्यादा होते थे। लैंडलॉर्ड अपनी जमीन को देते थे सर्फ या पीजेंट्स को, वो उस पे ग्रो करते थे और पे करते थे इधर कैश और इन काइंड, ठीक है, या तो कोई सेवा करते थे या फिर पैसा देते थे तो उसमें वो उनको पे करते थे। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम था। डिसेंट्रलाइज मतलब किसी पर्सन की मोनोपोली नहीं थी, कोई एक पावरफुल नहीं था, बहुत सारे कई अलग अलग पर्सन थे जो पावरफुल थे। लेकिन टाइम के साथ कोई एक लैंडलॉर्ड पावरफुल हो गया और उसने मिलिट्री बनाना स्टार्ट कर दी अपनी, और बाकी को अपने अंडर में ले लिया फोर्सफुली, तो वो मोनार्कियल सिस्टम में बदल गया, ठीक है। मोनार्कियल सिस्टम के बाद यूरोप में आया डेमोक्रेसी या सोशलिज्म बोल लो। डेमोक्रेसी बेटर रहेगा, सोशलिज्म के फिर कैपिटलिज्म पे बात आएगी। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब रूल बाय द पीपल। तो किंग को हटा दिया और वहां पे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो गई। ये पॉलिटिकल चेंज हुए यूरोप के अंदर, ठीक है। यूरोप में ही सबसे पहले हुए थे वर्ल्ड में, इसलिए हम यूरोप को पढ़ते हैं, ठीक है। और यूरोप से ही ब्रिटिश जो है इंडिया में आए थे और इंडिया को उन्होंने कॉलोनाइज किया, तो इसलिए हम उनको पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो ये तो हो गए वहां पे कौन से चेंज? पॉलिटिकल चेंज। इकोनॉमिक चेंज मैंने भी थोड़ी देर पहले बता दिए थे आपको। अब बात करते हैं कि क्या सोशल चेंज हुए वहां पे, सोसाइटी के अंदर क्या चेंज आए। अब देखो, जब सोसाइटी में फ्यूडल लॉर्ड थे या मोनार्कियल सोसाइटी थी, तो इंडिविजुअल पर्सन को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। इंडिविजुअल पर्सन इंपॉर्टेंस नहीं था, एक पीजेंट या एक सर्फ इंपॉर्टेंट नहीं था। इंपॉर्टेंट कौन था? अगर एक पर्सन था तो किंग। तो नॉर्मल जो पर्सन्स थे उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। सोसाइटी में धीरे धीरे लिबरलिज्म आया, लिबरलिज्म की फिलोसफी आई। अब कहोगे कि लिबरलिज्म क्या है? लिबरलिज्म वो फिलोसफी है जिसने वर्ल्ड को ये बताया कि नेचुरल राइट या इंडिविजुअल राइट नाम की कोई चीज होती है। जैसे आज के टाइम पे हमारे पास फंडामेंटल राइट है। अगर आप कुछ भी बोलते हो, ठीक है, और कोई नहीं बोलने दे रहा, तो आप फटाक से बोल देते हो कि मेरा फंडामेंटल राइट है बोलना, ठीक है। तो पहले ये राइट नहीं थी। पहली बार किसी ने बताया, एक फिलोसोफर है जॉन लॉक, पॉलिटिकल साइंस वाले उनको पढ़ते हैं, तो उनको बोला जाता है फादर ऑफ लिबरलिज्म। तो उस पर्सन ने लोगों को बताया कि इंडिविजुअल भी इंपॉर्टेंट है, एक एक सर्फ, एक एक पीजेंट इंपॉर्टेंट है, उनके पास जो राइट है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि पहले इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता था। कोई सर्फ की डेथ हो गई है, कोई पीजेंट की डेथ हो गई है, फर्क नहीं पड़ता था लोगों को। तो इंडिविजुअलिज्म हैवी होने लगा सोसाइटी में, एक एक पर्सन अपनी वैल्यू को समझने लग गया। इसी वजह से मोनार्कियल सिस्टम खत्म हुआ था। लिबरलिज्म का राइज होना, ठीक है। अब लिबरलिज्म का राइज होना, मैंने एक वर्ड बोल दिया, लेकिन एक प्रोसेस थी जो यूरोप में हुई टाइम टू टाइम, ठीक है। धीरे धीरे लोगों ने बताया, नए नए फिलोसोफर आए, उन्होंने बताया, ठीक है, कि भाई ये कोई चीज होती है। फिलोसोफर मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, फिलोसफी मैटर कब करती है? फिलोसफी मतलब आइडियोलॉजी किसी पर्सन की, वो मैटर कब करती है? जब बहुत सारे लोग उसमें बिलीव करने लग जाएं या उसको मानने लग जाएं। अदरवाइज फिलोसफी में कोई कुछ भी बोलता रहे, मैटर नहीं करेगा। लेकिन उसको मानने वाले लोग बहुत सारे आ जाएं तो वो मैटर करने लग जाती है, ठीक है। और जो मोनार्कियल रूल जब चल रहे थे उस टाइम पे राजा की बात इसलिए मानते थे क्योंकि जो जिस टाइम पीरियड में हम पढ़ रहे हैं, ये फ्यूडल और मोनार्कियल सिस्टम था, इसको बोला जाता है यूरोप के डार्क एज, कि ये यूरोप में डार्क एज थी। मतलब लगभग 14th सेंचुरी तक या मिडिल ऑफ 15th सेंचुरी तक के टाइम पीरियड को यूरोप में डार्क एज बोला जाता है। डार्क एज इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पे उस टाइम पे रीजनिंग नहीं थी।
रीजनिंग मतलब कोई भी कोई क्वेश्चन पूछता था तो उसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं करता था, सिर्फ एक ही आंसर होता था कि भगवान ने ऐसा किया है, ठीक है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि साइंस डेवलप नहीं हुई थी, ठीक है। उससे पहले की पूरी एज को माना जाता है डार्क एज, जब कोई क्वेरी का कोई आंसर ही नहीं होता था, तो इसलिए उस पीरियड को डार्क एज बोला जाता है, ठीक है। तो यूरोप में ये डार्क एज का पीरियड था, और डार्क एज में यूरोप में सबसे ऊपर होता था चर्च, ठीक है, और चर्च में होता था पोप। और जो पोप होते थे, जैसे इंडिया में एक कास्ट सिस्टम है जो वैदिक पीरियड से चला आ रहा है। जिन लोगों को नहीं पता, वैदिक पीरियड एक टाइम पीरियड है एंशिएंट हिस्ट्री में जहां पे ये कास्ट नाम का सिस्टम डेवलप हुआ था पहली बार, ठीक है। तो वहां पे कास्ट में एक हायरार्की बनाई गई और बताया गया कि ब्राह्मण जो है वो सबसे ऊपर होते हैं। तो ऐसे ही यूरोप में भी एक सिस्टम चला, डेवलप हुआ धीरे धीरे। हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम बना, उनके वहां पे क्लास सिस्टम बना, ठीक है। वहां कास्ट नहीं है, वहां क्लास होती है। तो सबसे ऊपर वाली क्लास मानी गई पोप, जो चर्च का पादरी होता है, वो सबसे ऊपर की क्लास होगी। उनको क्लर्जी भी बोलते हैं वहां पे, ठीक है। तो क्लर्जी क्लास सबसे ऊपर होगी। वो जो बोलेंगे वो बात उससे नीचे वाले मानेंगे। उससे नीचे वाले मतलब जो फ्यूडल लॉर्ड या मोनार्क होते थे वो उस बात को मानेंगे, और बाकी उनकी बात को मानेंगे। तो ये सिस्टम चला हुआ था। तो कोई भी कुछ भी पूछता था तो पोप उनका आंसर देते थे कि हमने ये बात बोल दी तो ये बात सही है। अब वो कौन थे? तो पोप बोलते थे वी आर द डिवाइन पीपल हु आर सेंट बाय द गॉड, तो हमारी बात मानो, ठीक है। ये पोप की पेट लाइन थी, जो भी पोप होता था। तो मतलब एक क्लास थी जो रूल कर रही थी बहुत लंबे टाइम तक। उस क्लास को खत्म किया लिबरलिज्म की फिलॉसफी ने। लिबरलिज्म की फिलॉसफी बोलती है डिवाइन राइट आर नथिंग, इंडिविजुअल हैव नेचुरल राइट। ये लिबरलिज्म की फिलॉसफी है, व्हिच सेज देयर इज नो सच थिंग एज डिवाइन राइट। डिवाइन राइट की नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। देयर आर नेचुरल राइट फॉर एवरी इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल के लिए कुछ नेचुरल राइट है। नेचुरल राइट का मतलब कि आप नेचर में आए हो, आप पैदा हुए हो, तो आपको पैर दिए हैं तो आप चल सकते हो, ये आपका नेचुरल राइट है, ठीक है। यू हैव द माउथ, यू कैन स्पीक, ये आपका नेचुरल राइट। तो आप नेचर में हो इसलिए आपको कुछ नेचुरल राइट मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये फिलोसफी के फादर माने जाते हैं जॉन लॉक नाम के एक पर्सन। हालांकि जर्नल जीएस में हम उनको नहीं पढ़ेंगे। जीएस में तो सिर्फ हम इतना पढ़ते हैं कि यूरोप में डार्क पीरियड का एंड हुआ था। उस एंड होने में लिबरलिज्म ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। उस लिबरलिज्म के राइज होने से या लिबरलिज्म के आने से यूरोप में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसको बोलते हैं रेनेसा, मतलब रीबर्थ, ठीक है। जब ये फिलोसफी यूरोप में आई तो वहां पे एक मूवमेंट आई, रेनेसा मूवमेंट। रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ। रीबर्थ किस चीज का? लोगों की थिंकिंग का, उनके सोचने का, कि वो जो पहले सोचते थे अब क्या सोचते हैं, उसमें उसका रीबर्थ हुआ। तो इसको बोला जाता है पूरी सोसाइटी का ही रीबर्थ हो गया, ठीक है। तो ये थी रेनेसा मूवमेंट जो लिबरलाइजेशन से आई। और लिबरलाइजेशन क्यों आया? क्योंकि किसी ने आके ये बताया कि नेचुरल राइट्स भी कुछ चीज होते हैं। भूमिका, आप इधर आ जाओ। हाँ, तो मेरे से पूछ लो, ठीक है। डार्क एज से यूरोप में, ठीक है, डार्क एज से एज ऑफ रीजनिंग आई। क्यों आई? क्योंकि लिबरलिज्म की फिलोसफी आई। लिबरलिज्म की फिलोसफी किसने दी? सर्टेन फिलोसफर्स आए, तो उन्होंने बताया कि नेचुरल राइट कुछ नहीं होता है, ये आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। सॉरी, डिवाइन राइट कुछ नहीं होता है, ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं, नेचुरल राइट होता है। तो लोग उनकी फिलोसफी को मानने लग गए कि हाँ सही कह रहे हैं, ठीक है। मानने लगे तो वो फिलोसफी चल गई। तो फिलोसफी ऐसे ही चलती है। फिलोसफी मतलब आइडियोलॉजी, किसी पर्सन की थिंकिंग, कि जब उसमें लोग मानने लग जाए तो वो हैवी होने लग जाता है, ठीक है। तो यूरोप में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल चेंज आए, जिसकी वजह से यूरोप में
पहले तो रेनेसा मूवमेंट आया। रेनेसा का मतलब है रीबर्थ। किसका रीबर्थ? सोसाइटी का रीबर्थ। कैसा रीबर्थ? उनके सोचने की पावर का रीबर्थ। ठीक है, वो जो पूछते थे, जो सोचते थे, उन चीजों में रीबर्थ, उन चीजों का रीबर्थ हुआ। ठीक है, एंड ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म का एंड हुआ। ये सारे टॉपिक हैं अपने आप में मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो इनको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को। ठीक है, ये एक एक टॉपिक आपके सिलेबस में है सारे के सारे। तो एंड ऑफ फ्यूडलिज्म हुआ। एंड ऑफ फ्यूडलिज्म दो तरह से हुआ, एक तो मोनार्कियल सिस्टम आ गया और फिर मोनार्कियल सिस्टम लोगों ने ओवरथ्रो कर दिया और क्या आ गया? डेमोक्रेसी आ गई। टाइम के साथ पहले फ्यूडल सिस्टम आया, फ्यूडल सिस्टम के बाद मोनार्की या मोनार्कियल सिस्टम। मोनार्कियल सिस्टम क्या होता है? जहां किंग और क्वीन हेड होती है, और उसके बाद डेमोक्रेसी। ठीक है, ये मोनार्कियल सिस्टम से डेमोक्रेसी आने का एक चैप्टर आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, जिसने इस चीज को डेफिनेट कर दिया था कि यूरोप में सिस्टम चेंज हो गया है। ठीक है, वहां पे सबसे पहले हुआ, फिर बाकी जगह पे वहां पे देख के चेंज हो गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी 1789 में। तो ईयर याद रखना, इंपॉर्टेंट इवेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री का। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज हुआ। जो आज हम डेमोक्रेसी कह रहे हैं, तो वो डेमोक्रेसी पैदा वहां पे हुई। ठीक है, तो उसके लिए पहले यूरोप में बहुत सारे थिंकर पैदा हुए। थिंकर मतलब उन्होंने, जिन्होंने बताया कि डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज होती है और वो ऐसे रन की जा सकती है। ठीक है, तो एंड ऑफ फ्यूडलिज्म हुआ यूरोप के अंदर। फ्यूडलिज्म होने से वहां फ्यूडलिज्म एंड हुआ, तो उसी टाइम पे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन होने का मतलब होता है कि साइंटिस्ट पैदा हुए। साइंटिस्ट कैसे पैदा होंगे? जब रीजनिंग पैदा होती है तो साइंटिस्ट पैदा होते हैं। अगर आप कोई भी प्रोसेस हो रहा है और आप तो पूछो कि ये क्यों हो रहा है, व्हाई, जब व्हाई क्वेश्चन आने लग जाए तो साइंस आ जाता है। ठीक है, साइंस ही बता सकता है कि कोई चीज क्यों हो रही है। तो यूरोप में सबसे पहले साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ। हालांकि बड़ा टॉपिक है अपने आप में, क्या क्या रिवॉल्यूशन हुआ, क्या क्या चीजें बनी, वो पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, जिसमें से एक बड़ी चीज हुई थी कि वहां पे स्टीम इंजन बना था। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाया था। ठीक है, वो पढ़ेंगे हम बाद में। उसने बनाया था शायद 1500 समथिंग में बनाया था। आई एम नॉट श्योर कि कौन से ईयर में, 1500 समथिंग में था। राइज ऑफ कैपिटलिज्म हुआ। राइज ऑफ कैपिटलिज्म कैसे हुआ? जो मैंने बताया था कि मर्चेंट जाते थे और सामान लेके आते थे। ठीक है, तो कैपिटलिज्म का राइज हुआ। कैपिटलिज्म, अब कई लोगों को यह कि कैपिटलिज्म क्या है, तो कैपिटलिज्म भी एक फिलोसफी है। फिलोसफी मतलब एक आइडियोलॉजी है, मतलब विच सेज फ्री मार्केट इकोनॉमी। कैपिटलिज्म बोलता है फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब, फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब है क्या प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, किस प्राइस पे सेल होगा, इसमें गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, व्हाट वी विल प्रोड्यूस, हाउ मच वी विल प्रोड्यूस एंड एट व्हाट प्राइस वी विल सेल, on all these activities government will have the minimum control। ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी गवर्नमेंट, तो उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। ठीक है, हालांकि आज के टाइम पे बोला जाता है इंडिया में भी कि जो करंट गवर्नमेंट है वो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है, कैपिटलिज्म को फेवर करती है। कैपिटलिज्म को फेवर करने का मतलब है इंडस्ट्रीज को फेवर करना। कैपिटलिज्म किसको फेवर करता है? इंडस्ट्रीज को, क्योंकि इंडस्ट्रीज जब फ्रीली काम कर रही हैं तो वो एक कैपिटलिस्ट सिस्टम है। ठीक है, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे कैपिटलिज्म का पूरा हिस्ट्री, कैपिटलिज्म क्या था, कैसे राइज हुआ। तो ये कैपिटलिज्म राइज हुआ मर्चेंट्स की वजह से, क्योंकि उनके नेचर में था इन्वेस्ट करना पैसे को। इनलाइटनमेंट आया। इनलाइटनमेंट, इन सभी मूवमेंट्स को एक तरह से क्लब करके बोलते हैं इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट मतलब सोसाइटी को पता लगा चीजों के बारे में और इंडिविजुअल को वैल्यू किया जाने लगा। इंडिविजुअल की वैल्यू हुई पहली बार सोसाइटी में, उससे पहले इंडिविजुअल की कोई वैल्यू ही नहीं थी।
ठीक है। और इन सब की वजह से एंड में हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब है पहली बार वर्ल्ड में इंडस्ट्री नाम की कोई चीज लगी, जो कि ब्रिटेन में लगी थी, ठीक है। वो इंडस्ट्री लग क्यों पाई? इंडस्ट्री लगने के लिए क्या चीजें चाहिए? पैसा, तो कैपिटलिज्म था, और दूसरा साइंस। इंडस्ट्री कि में मशीन लगेंगी तो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हो गया था। कहां लिखा नहीं वहां, ये रहा, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन और कैपिटलिज्म, ये दो चीज चाहिए इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो वो दोनों पहले ही यूरोप में हो चुकी थी, तो उसकी वजह से वहां पे इंडस्ट्री का राइज हुआ। ये सब हुआ जब इंडस्ट्री का राइज हुआ, इंडस्ट्री लगी, तो इंडस्ट्री को क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। इंडस्ट्री लगी वहां सबसे पहले टेक्सटाइल। रॉ मटेरियल में क्या चाहिए? कॉटन, सिल्क, फाइबर चाहिए। कहां मिलेंगे? इंडिया में। तो इसलिए उन लोगों को आना पड़ा रॉ मटेरियल के लिए। अब रॉ मटेरियल इंडस्ट्री ने बना दिया, तो उसको बेचने के लिए क्या चाहिए? जो फिनिश गुड बनाएंगे, फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या चाहिए? मार्केट चाहिए, ठीक है। उसको बेचने के लिए क्या चाहिए? मार्केट। मार्केट चाहिए। तो उस टाइम पे यूरोप में एक फिलोसफी थी जो हैवी हो रही थी, उसको बोलते हैं मर्केंटिलिज्म। ये एक फिलोसफी है जो यूरोप में हावी हुई। किसी ने बताया कि मर्केंटिलिज्म नाम की एक फिलोसफी है। क्या होती है? वेल्थ, ये बोलती है वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड इज लिमिटेड। वेल्थ का मतलब है नेचुरल रिसोर्सेज। ऑब्वियस ही बात है, लिमिटेड है। वेल्थ कहां से क्रिएट होगी? नेचुरल रिसोर्सेज से तो क्रिएट होगी ना वेल्थ। तो वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड इज लिमिटेड। Whosoever will control the wealth, या whosoever will have the maximum wealth will be all powerful. I repeat, mercantilism says wealth of the world is limited. wealth के ब्रैकेट में निकलना नेचुरल रिसोर्सेज। whosoever will control the maximum wealth, मतलब मैक्सिमम नेचुरल रिसोर्सेज को जो कंट्रोल करेगा विल बी ऑल पावरफुल। और ये फिलोसफी आज भी सही है और उस टाइम पे भी सही थी। आज के टाइम पे भी कंट्रीज में लड़ाई किस चीज की है? नेचुरल रिसोर्सेज की, कि किसके पास कितने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होंगे वो उतनी ज्यादा रिच कंट्री होगी। कंट्री छोड़ो, इंडिविजुअल को दे लो, जिसके पास जितनी जमीन होगी वो पावरफुल उतना रिच है या नहीं है? और रिच है तो पावरफुल है, ठीक है। तो सोसाइटी में ये फिलोसफी तभी से चल रही है। तो इस फिलोसफी की वजह से, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से, और तीसरी चीज जो ये साइंस रिवॉल्यूशन हुआ था, इसकी वजह से यूरोप में शिपिंग इंडस्ट्री बहुत पावरफुल हो गई थी। शिपिंग इंडस्ट्री का पावरफुल होना मतलब अच्छे अच्छे वर्ल्ड क्लास शिप बनने लग गए। मर्केंटिलिज्म की फिलोसफी का राइज होना, और मार्केट ढूंढना अपने फिनिश गुड को सेल करने के लिए, इन चीजों के लिए यूरोप में कोलोनाइजेशन का कंसेप्ट आया। किसका आया? कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन क्या होता है वो समझो। कोलोनाइजेशन होता है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टेक ओवर ऑफ वन कंट्री बाय द अदर कंट्री फॉर मॉनेटरी बेनिफिट, ठीक है। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टेक ओवर ऑफ वन कंट्री बाय अनदर कंट्री। ब्रिटेन आया इंडिया में, इंडिया की पॉलिटी गवर्नेंस को कंट्रोल किया, इंडिया की इकोनॉमी मतलब जमीन को कंट्रोल किया, ठीक है, मॉनेटरी बेनिफिट लिया। तो ये होता है कोलोनाइजेशन। तो कोलोनाइजेशन की फिलोसफी हावी हुई पूरे यूरोप में, और वो लोग चल दिए बाहर नई नई मार्केट ढूंढने के लिए। तो इस रीजन से अलग अलग मार्केट ढूंढने के लिए अलग अलग यूरोपियन पावर गई, उनमें से कुछ इंडिया भी आई, ठीक है। तो वो हम पढ़ते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन थ्रू सी रूट इन इंडिया। इससे आगे का सारा हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये मैंने आप लोगों को बहुत, आपके हिसाब से तो बहुत डिटेल से ही बताया कि क्यों यूरोप में ऐसा हुआ कि वो लोग कॉलोनी बनाने के लिए निकले, ठीक है। वहां क्या सोशल चेंज हुए, क्या
इकोनॉमिक चेंज हुए, क्या पॉलिटिकल चेंज हुए, जिसकी वजह से कॉलोनाइजेशन की थ्योरी आई। ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडस्ट्रियलाइजेशन ने, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन ने, शिप बिल्डिंग ने और मर्केंटिलिज्म की फिलॉसफी ने। क्लियर? ठीक है, अब देखो यही चीज मैंने आपको बताया, व्हाई यूरोपियन डिस्कवर सी रूट, डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर इन 15th सेंचुरी, ये एक रीजन था उसका। ठीक है, कहीं ना कहीं तो बैक एंड में ये भी रीजन था कि रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ और उसकी जगह ओटोमन टर्क आए, जिसकी वजह से लैंड रूट बंद हो गया तो सी रूट ढूंढना पड़ा। अरब्स एस्टैब्लिश डोमिनेशन ऑन लैंड रूट, अरब का मतलब है ओटोमन टर्क से। ये ऊपर से भी तो आ सकते थे, लैंड रूट तो दूसरा भी बना सकते थे। किस तरफ से? रशिया से। वो रास्ता इतना इजी नहीं है, क्योंकि जितना ऊपर जाओगे पोलर रीजन की तरफ जाते हो आप, तो ट्रेड करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है उस रीजन से। आज के टाइम पे भी जैसे ये नॉर्थ पोल है, आप कह रहे हो नॉर्थ पोल है, तो आप इधर देखो, यहाँ है, मैं इसको रिवॉल्व नहीं कर सकता, यहाँ पे ये चाइना है, तो चाइना आने को तो यहाँ से भी आ सकता है यूरोप में, लेकिन यहाँ से क्यों नहीं आता? ये तो जमा हुआ एरिया है, सारा साल बर्फ पड़ती है यहाँ पे तो। ठीक है, और यूरोप का भी जो अपर वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये जो पोलर रीजन में आ गया, यहाँ तो बर्फ रहती है। जैसे ये आपने ड्रॉ कर रखा है रोमन एम्पायर, ठीक है, इसके साथ में यहाँ से आते, फिर यहाँ से कहाँ से, फिर रोमन, फिर ओटोमन टर्क से, फिर उधर से घूम के आना पड़ता। ठीक है, तो वहां पे भी तो मंगोल एम्पायर था ना, ऐसा थोड़ी है कि वहां नहीं हुआ। ये पूरा का पूरा एरिया, ये वाला एरिया पूरा, ये यहीं पे तो मुस्लिम फिलोसफी राइज हुई। प्रॉफिट मोहम्मद के राइज होने से मुस्लिम यही तो राइज हुए थे। और मंगोलियन एम्पायर हम पढ़ेंगे, वो भी एक बड़ा एम्पायर था हिस्ट्री का, और वो इनसे कहीं क्रूअल एम्पायर था मंगोलियन एम्पायर। ठीक है, चंगेज खान जो है, हालांकि हम बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे चंगेज खान को तो, लेकिन उसके डिसेंडेंट को पढ़ेंगे हम, बाबर को। ठीक है, तो वो भी एक बड़ा खतरनाक एम्पायर था, तो इतना इजी नहीं था वहां से आना। ठीक है, तो इसलिए इन लोगों ने प्रीफर किया कि हम सी रूट से चलते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन यूरोपियंस एंड इंडिया डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब होता है कि बंद हो गया, इस वजह से भी उन्होंने सी रूट लिया। इजी एक्सेसिबिलिटी टू इंडियन कमोडिटीज लाइक स्पाइसेस, कैलिकोज, कैलिकोज एक टाइप का फाइबर होता है। ठीक है, सिल्क एंड वेरियस प्रीशियस स्टोन्स दैट वर ग्रेटली इन डिमांड वाज अफेक्टेड। डिमांड बहुत ज्यादा थी यूरोप में इनकी, और वो डिमांड पे इफेक्ट पड़ा। उसके साथ साथ जो स्टोरी मैंने बताई आपको कि यूरोप में ये सारे चेंज हुए, जिसकी वजह से वो लोग सी रूट के थ्रू आए। 1453 कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज का इस्तांबुल है, फेल टू द ओटोमन टर्क, ओटोमन टर्क ने उस पर कब्जा कर लिया। आफ्टर द कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय द टर्क, द लैंड रूट बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वाज क्लोज्ड फॉर ट्रेड पर्पज। वैसे तो क्लोज नहीं हुआ था, ट्रेड पर्पज के लिए क्लोज हो गया। ठीक है, टर्क पेनिट्रेट इनटू द नॉर्थ अफ्रीका एंड बाल्कन पेनिनसुला, और वो वहीं रुके नहीं, फिर वो नॉर्थ अफ्रीका में भी आ गए। नॉर्थ अफ्रीका का जो रीजन है, ठीक है, वहां पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया धीरे धीरे, और धीरे धीरे यूरोप में भी घुसे। बाल्कन पेनिनसुला पढ़ेंगे हम। बाल्कन पेनिनसुला होता है लैंड का वो हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। ठीक है, तो जहां पे ग्रीस है, ये पढ़ेंगे, जहां से गेटवे है बेसिकली यूरोप का, तो उसको बोलते हैं बाल्कन पेनिनसुला। जिसमें ग्रीस है, टर्की है, कुछ पोर्शन टर्की का होगा, तो उसको बाल्कन पेनिनसुला बोला जाता है। उसको हम बाद में पढ़ेंगे, उसमें अलग अलग कंट्रीज है। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने कब्जा कर लिया। इट बिकम इंपेरेटिव का मतलब है कि अब वो चीज दिखने लगी थी, ऑब्वियस हो गया था, ऑन द पार्ट ऑफ यूरोपियन नेशंस टू डिस्कवर द न्यू सी रूट टू द ईस्ट, कि उनको ईस्ट में आने के लिए नए सी रूट चाहिए थे। ठीक है, ईस्ट का मतलब है वर्ल्ड के ईस्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड को अगर देखें तो बीच में वो मानते थे कि हम हैं, तो उनसे ईस्ट में आने के लिए उनको नए सी रूट ढूंढने थे। अगर मैप था क्या इसमें, ये ऐसे देखो, तो इन लोगों को ईस्ट में, ये वाला एरिया में, ठीक है, इसको ईस्ट वाले पार्ट को ये ओरिएंट भी बोलते थे। ठीक है, तो ओरिएंट रीजन में या ईस्ट रीजन में आने के लिए इन लोगों को नए सी रूट तलाश करने थे।
merchandise from India to the European market start going through Arab Muslims merchants demanding high tax. ये तो वो एक रीजन बता रखा है कि कैसे उसमें हाई टैक्स लगने लगे थे, जो मैंने ही बताया था कि अब क्या होता था कि इंडिया से जो ट्रेड होता था, इंडिया से जो ट्रेड होता था वो यहां तक जाता था, बस यहां पे अरब मुस्लिम उसको ले लेते थे, ठीक है। और अगर गो थ्रू होना था तो बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था और रिस्क भी रहता था प्लंडरिंग का। तो क्या होता था, यहां तक लेके जाते और फिर यहां से आगे अरब जो मुस्लिम इंटरमीडियरीज थे, बिचौलिए थे, वो उसको आगे लेके जाने लगे। तो एक तरह से जो यूरोपियन मर्चेंट है उनका आना जाना कट हो गया, इसको सिंपल वे में समझोगे तो। देन रेड सी रूट was a state monopoly. Islamic rulers earned the tremendous revenue. अब ये एक नई टर्म आ गई, रेड सी रूट। ये रेड सी रूट क्या था कि जो हम लोगों ने ये देखा कि इंडिया से जाने का एक तो रास्ता ये था, ठीक है। एक ये हो सकता था कि सी रूट से जाएं यहां से, ये वाले रीजन से, ये वाला रीजन है अरेबियन सी, अरेबियन सी से जाए रेड सी, ये वाला रीजन है रेड सी, ठीक है। और रेड सी से फिर जाए मेडिटेरेनियन सी और फिर जाए यूरोप, एक ये भी रीजन था। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि जो ये रेड सी वाला रीजन है ये भी मुस्लिम्स के पास आ गया था, उनकी मोनोपोली हो गई थी यहाँ पे भी, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा था हमने, ये अफ्रीका के ऊपर का हिस्सा है, तो अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया था धीरे धीरे। तो ये वाला रूट भी बंद हो गया था, तो कोई तीसरा रूट ढूंढना था उन लोगों को, ठीक है। एक तो लैंड रूट था, ये नहीं जा रहा था, और दूसरा ये वाटर और लैंड रूट को मिला के ऐसे भी जा सकते थे वो, तो ये वाला रूट भी बंद हो गया था उन लोगों के लिए, ठीक है। तो यही इसलिए ये बोल रहा है कि जो रेड सी ट्रेड रूट स्टेट मोनोपोली, स्टेट मोनोपोली मतलब इस्लामिक स्टेट की मोनोपोली हो गई थी। इस्लामिक रूलर्स अर्न ट्रेमेंडस रेवेन्यू। ट्रेमेंडस क्या होता है, ह्यूज और लार्ज, लार्ज और ह्यूज। लैंड कंट्रोल बाय द अरब्स, द यूरोपियन कीन टू फाइंड द डायरेक्ट सी रूट। अरब जो है उनको बोलते हैं जिनकी लैंग्वेज अरेबिक है, उन सबको अरब बोलते हैं। मतलब मुस्लिम्स में अरेबिक एक बड़ी लैंग्वेज है, ठीक है। तो जो अरब्स उन ट्राइब को बोलते थे जिनकी लैंग्वेज अरेबिक थी, ठीक है। तो इसकी वजह से अब उनको एक नया रूट ढूंढना पड़ा। ये पहले के रूट की लार्ज मैग्नीफाइंग करके दिखाएगी, वो है कि टर्की है, इस्तांबुल यहां से होके जाते थे, ये बाल्कन पेनिनसुला, इसको बोलते हैं बाल्कन पेनिनसुला, ठीक है। जहां पे रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, ये वाली कंट्रीज आती हैं, इसको बाल्कन पेनिनसुला बोला जाता है यूरोप में। नाउ जब ये सारी चीजें हो रही थी तो उस टाइम पे यूरोप में दो बड़ी पावर थे, पुर्तगाल और स्पेन, ठीक है। दो बड़ी पावर क्या थी, पुर्तगाल एम्पायर बड़ी पावर था और स्पेन एम्पायर बड़ी पावर था, ठीक है। धीरे धीरे टाइम के साथ सिचुएशन बदली, आज नहीं है इतनी बड़ी पावर। आज के टाइम पे देखा जाए तो जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये बड़ी पावर है, ठीक है। तो टाइम के साथ चेंज हुआ, लेकिन उस टाइम पे कौन सी बड़ी पावर थी, पोर्तुगीज और स्पेन। और जो प्रिंस हेनरी थे पुर्तगाल के, उनका निकनेम था नेविगेटर, क्योंकि वो नेविगेशन में बहुत दिलचस्पी रखते थे। वो चाहते थे कि नई नई डेस्टिनेशंस को ढूंढा जाए। पोप निकोलस IV gave Prince Henry a papal bull. Papal bull क्या होता है? Papal bull is like a written letter of permission. ठीक है, papal bull written letter of permission. किस चीज की परमिशन? कि सी रूट के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। अब आप कहोगे परमिशन की क्या जरूरत थी किंग को, प्रिंस को? क्योंकि उस टाइम पे मोनार्कियल सिस्टम था, और मोनार्कियल सिस्टम में मैंने बताया कि यूरोप में 3 तरह के क्लास थी, पोप या क्लर्जी सबसे ऊपर, फिर नोबेलिटी और फिर नीचे पीजेंट। तो पहली नीचे वाली दोनों क्लासें पोप, नोबेलिटी और पीजेंट, ठीक है। इसको
स्टेट सिस्टम भी बोलते थे यूरोप का। ठीक है, तो कुछ भी करने के लिए पोप से परमिशन चाहिए होती थी। उसने परमिशन दी कि आप नेविगेट कर सकते हो सी टू द डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब दूर, शोर ऑफ द ओरिएंट। ठीक है, कि आप लोग ओरिएंट तक जा सकते हो। ओरिएंट ये किसको बोलते थे? ईस्ट पार्ट को बोलते थे वर्ल्ड के, कि आप ओरिएंट में जा सकते हो ट्रेड करने के लिए। एज फार एज इंडिया, इंडिया तक, इन एन अटेम्प्ट टू फाइट इस्लामिक इन्फ्लुएंस एंड स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियन फेथ। अब पोप ने क्यों परमिशन दी? क्योंकि उनका रिलीजियस मोटिव था। जैसे जैसे इस्लाम का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था तो क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस घट रहा था। तो पोप ये चाह रहे थे कि क्रिश्चियनिटी को फैलाया जाए। उनका मोटिव अलग था कि यूरोपियन सी रूट के थ्रू आए, क्रिश्चियन जो पोप थे उनका मोटिव था क्रिश्चियनिटी को फैलाया जाए। ठीक है, मर्चेंट्स का मोटिव था प्रॉफिट कमाया जाए। ठीक है, सबका अपना अपना मोटिव था, जिसकी वजह से सब कुछ कल्मिनेट हुआ। कल्मिनेट होने का मतलब होता है कि एक जगह पे इकट्ठा हुआ, और उसकी वजह से वो सी रूट के थ्रू आए। देन तो ये इसको परमिशन दे दी। परमिशन देने के बाद अब दो बड़ी पावर मैंने बताया कि कौन कौन सी थी यूरोप में, स्पेन और पुर्तगाल। अब उन दोनों के बीच में ये फाइट था कि भाई कौन कहां जाएगा। तो उन्होंने दोनों ने एक ट्रीटी की, एक संधि की, ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलस 1494 में। पुर्तगाल और स्पेन, क्योंकि वो दोनों बड़ी पावर थी, उन्होंने एक ट्रीटी की। ये यहां पे देख रहे हो कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इसके साइड में ये वाले आइलैंड है। यहां पे आइलैंड उसको बोलते हैं लैंड का वो पार्ट सराउंडेड बाय वाटर, उसको बोलते हैं आइलैंड। ठीक है, और पेनिनसुला वो होता है जो तीन साइड से पानी से घिरा होता है। तो यहां पे केप वर्डे आइलैंड है, ये रहे, सी ओ बी पता नहीं क्यों CAPE आएगा, केप वर्डे आइलैंड है यहां पे। इन आइलैंड्स को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए स्पेन और पुर्तगाल ने पूरे वर्ल्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। उसमें पुर्तगाल को ये वाला हिस्सा मिला कि वो ईस्ट में जा सकते हैं, और स्पेन को वेस्ट वाला हिस्सा मिला कि वो इधर जा सकते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? पहला वर्ल्ड वॉर कब बना था? पता नहीं कब बना होगा, पुराने टाइम पे बना, उसी टाइम पे बना था जिस टाइम पे वहां पे वो हुआ था, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ था जब यूरोप में। वो इतना एग्जैक्ट नहीं था जो वो वाला बना था। ठीक है, तो केप वर्डे आइलैंड्स को, जो इनको ये आइलैंड नोन थे कि यहाँ पे कुछ आइलैंड थे, इनको रेफरेंस पॉइंट मानते हुए इस तरफ वेस्ट में जाएगा स्पेन और ईस्ट में आएगा पुर्तगाल। तो इसी को फॉलो करते हुए कोलंबस इधर गया था, जिसने अमेरिका को डिस्कवर किया, ही वाज ए स्पेनिश पर्सन, और वास्को डी गामा यहां से इंडिया की तरफ आया था। ठीक है, 1498 में। ठीक है, तो इसको इन्होंने रेफरेंस पॉइंट माना था कि इससे उधर स्पेन नहीं जाएगा और इससे उधर पुर्तगाल नहीं जाएगा। तो ये उनके बीच में ट्रीटी हुई थी। लेटर ऑन ये ट्रीटी ब्रेक भी हो गई थी। ठीक है, तो लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने एक ट्रीटी की कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। ठीक है, इस ट्रीटी को फॉलो करते हुए स्पेन, ये यहाँ पे है, ये दोनों कंट्री, ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है, दिख नहीं रही होगी आई थिंक आप लोगों को इतनी दूर से। ठीक है, ये है यहाँ पे। ठीक है, स्पेन और पुर्तगाल। तो इन्होंने पूरे वर्ल्ड को डिवाइड कर लिया कि वेस्ट में जाएगा स्पेन और ईस्ट में जाएगा पुर्तगाल। अब उसको फॉलो करते हुए अलग अलग यूरोपियन पावर्स इंडिया में अलग अलग टाइम पे आई। ठीक है, पहले तो पोर्तुगीज आए 1498 में, और 1961 तक वो इंडिया में रहे। कोचीन उन्होंने अपना पहला फैक्ट्री बनाया, ये इनकी पहली फैक्ट्री है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आए डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच मतलब हॉलैंड या नीदरलैंड जिसको बोलते हो। ठीक है, नीदरलैंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1795 में,
और उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई मसूलीपट्टनम में। कहाँ है मसूलीपट्टनम? आंध्र प्रदेश में। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1608 में। 1947 तक वो इंडिया में रहे और उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई सूरत में। फिर उसके बाद डेनिस आए। डेनिस मतलब जो डेनमार्क कंट्री है यूरोप में, ठीक है, वहां से डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1845 में और उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया ट्रैंक्यूबैर। ट्रैंक्यूबैर इज इन तमिलनाडु, सूरत गुजरात में, ठीक है, और कोची केरला में। और लास्ट आई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में और ये रहे इंडिया में 1854 तक और इन्होंने भी अपना हेडक्वार्टर बनाया सूरत में, जो कि गुजरात में। तो ये इन सब के आप लोगों को याद रखने हैं कि कौन कौन से यूरोपियन पावर इंडिया में आए, किस टाइम पे वो इंडिया में आए, किस टाइम पे वो इंडिया में गए और कहां कहां उन लोगों ने अपना पहला फैक्ट्री बनाया। फैक्ट्री वो उस चीज को बोलते थे जहां पे पूरे इंडिया में से वो सामान लाके वहां पे रख देते थे, उनके शिप आते थे, उनके अंदर सामान लोड कर देते थे, ठीक है। तो उस एरिया को वो फैक्ट्री बोलते थे। फैक्ट्री का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ बनाने लगे थे। फैक्ट्री का मतलब एक प्रोटेक्टेड एरिया बनाते थे वो, कि इंडिया, पूरे इंडिया में से सामान लेके आओ, जहां जहां से जो लेके आना ट्रेड के लिए वहां पे जमा कर लो, फिर शिप आएंगे और उनके अंदर लोड कर देंगे, ठीक है। तो उस एरिया को वो फैक्ट्री बोलते थे, ठीक है। तो हालांकि इस ट्रीटी के बाद भी बहुत कुछ हुआ जो हम पढ़ेंगे कि वास्को डी गामा कैसे इंडिया में आया, ठीक है, वो चीजें हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। 1498 में ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू कम टू इंडिया इन कैलिकट नाम के एक प्लेस पे, ठीक है, जिसको आज हम कोझिकोडा के नाम से जानते हैं। कोझिकोड एक प्लेस है केरला में, ठीक है, पुराने टाइम का कैलिकट है, आज कोझिकोडा है, ठीक है, लीव दैट। तो 1494 में उनके बीच में ट्रीटी हुई, स्पेन और पुर्तगाल के बीच में ट्रीटी, याद रखना। उस ट्रीटी को फॉलो करते हुए ये सारे यूरोपियन पावर इंडिया में आए, ठीक है, और इस टाइम पे आए, इस टाइम पे ये गए और ये इनकी पहली फैक्ट्री जो इन लोगों ने बनाई, ठीक है। हालांकि हम इन एक एक यूरोपियन पावर को पढ़ेंगे डिटेल में, पहले थोड़ी डिटेल में, फिर उससे ज्यादा डिटेल में, क्योंकि यही तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को बनाते हैं, ठीक है। पुर्तगाल सबको पता है, डच मैंने बता दिया, होलैंड और नीदरलैंड को बोलते हैं, इंग्लिश ब्रिटेन के लिए यूज कर रहे हैं, डेनिश डेनमार्क के लिए और फ्रेंच फ्रांस के लिए। कंपनी आई थी क्योंकि पहले ट्रेड करने के लिए, तो ये सारी की सारी कंपनी थी, ठीक है। पोर्तुगीज के ऐसा कंपनी नहीं आई थी, पोर्तुगीज के लिए वास्को डी गामा आए थे पहली बार, वो तो ढूंढते हुए आए थे, तो ऐसा उनका कोई प्लान कंपनी नहीं आई थी, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन उन्होंने भी वहां पे कंपनी बना ली थी, वो हम पढ़ेंगे बाद के, ठीक है। तो यहां तक ये सारा आप पढ़ लेना। इसमें ये फाइल आप लोगों को मिल जाएगी लास्ट की तरह, तो दो इसमें से जो लिखना है आप लोग आराम से लिख लेना नोट्स में, और ये लेक्चर भी आप लोगों को मिल जाएगा वीडियो फॉर्म में। तो जो जिन लोगों ने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो उसको 2 बार 3 बार आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि मैंने अच्छा, ये जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को बुक में नहीं मिलेगा, कहीं सोचो कि मैं बुक खरीद ले और किसी बुक में लिखा होगा, तो मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ा है। तो उस चीज को अगर आपको लिखना है तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में वीडियो रोक के आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ना है तो नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम, अच्छा, ये आई उस टाइम, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि यूरोप से ही आए हैं, लेकिन उस टाइम पे इंडिया में क्या हो रहा था वो नेक्स्ट सेक्शन में वो पढ़ेंगे कि इंडिया में उस टाइम पे क्या हो रहा था, ठीक है। इंडिया में कौन रूल कर रहे थे और ये किस किस के रूल में कौन कौन सी कंपनी आई, ठीक है, वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे।